जो तक दो जगह से क्यों जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर जी, एक जगह से डिलीट कर लो। मैंने उसका है ना वो भी डाला था पेपर बना के, वो उसका केवल जी जवाब जी ने भेजा था प्रियंका जी। समझ में नहीं आ रहा गुरुजी मेरे को कि मैं कैसे कहाँ से भेजूं। कहाँ से भेजे? कितनी तारीख का था हमारा? 14 तारीख। 10 अप्रैल या 14 अप्रैल? अच्छा 11 डेट में 11 अप्रैल का टाइम। 11 बजे रात्रि। 10 अप्रैल रात को 11 बजे। 11 अप्रैल। 11 ओके 11 अप्रैल। 11 अप्रैल रात्रि 11 बजे, प्लेस ग्वालियर। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी आप लोगों ने किया होगा। जी सर मैंने तो व्हाट्सएप में भेज दिया था, उसमें टीम में भेजना ही नहीं आया अभी सर। कोई बात नहीं, मिला के देखो, मेरे को आंसर चाहिए अभी सभी का। जी। क्या आंसर आप आया बताइएगा। 11 अप्रैल 2022 में रात्रि 11 बजे ग्वालियर में जन्मे जातक का लग्न साधन से स्पष्ट करें। 11 अप्रैल के टेबल 1 का संपात क्या है? 1/12/8, 1/16/4, 1/20/1, 1/23/57। 1/16/4। डी। ओके जी 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 गुरुजी। ABCD बताइए कौन सा है? डी के डी। की। 1/16/4। दो लोगों ने B बी for बोला baby। और हाँ, 2 लोगों ने बी बोला और शेखर जी, पंकज तिवारी जी, अनिता जी, 1/16/4 बी। 3 लोग हुए। डी। और हाँ, और बताइए कौन जुड़े हैं? सर तिवारी। सर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ आज, इसलिए मैं कल, लेकिन मेरा लग्न स्पष्ट सही हो गया था, एकदम से मिल रहा था। आपने किया है ना, तो जी आपके जी पास आप कागज होगा, हमें बाहर ही रहते हो, कैसे काम चलेगा भाई? तिवारी जी, ग्वालियर हूँ सर मैं आज। तिवारी जी, मात्र 3 लोगों ने बोला बी, बाकी गुरुजी बी। पक्का जी गुरुजी। लॉक कर दे। जी डी आपका आंसर सही है। चंद्रशेखर जी केवल आउट है क्योंकि वो बाहर है। करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर 2022 के लिए होगा, कितना करेक्शन होगा? ABCD। ए ए डी 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 डी। सर D होगा। डी। अनिता जी ने ये बोला है, आपने बोला डी। D होगा सर। 1/48 D होगा सर। +1 D। 48। डी और ए एक ही है नहीं। हाँ डी है डी। पक्का हाँ डी है। आंसर है डी। आपको मिलते हैं 5,000। दे दीजिए सर जल्दी। अरे सब KBC है, कैंसिल कंगाल बैंक का चेक मिल जाएगा बाद में। करेक्शन फॉर लोकेलिटीज ग्वालियर, ग्वालियर का करेक्शन कितना होगा? 0 + 2 ABCD। डी डी D D D है जी। डी डी D डी। D for। हाँ कितने जी। लोग डी पे जा रहे हैं? डी only डी प्रवीण तिवारी डी डी। डी। ओके, ये राइट आंसर। 10,000 रुपये पर आप लोग पहुंच गए। और ये है 11 अप्रैल 2022 12 बजे का संपातिक काल। अगर 1/16/4, 0/1/48 और 0/03 का योग क्या होगा? टोटल क्या होगा? टोटल लगाइए। 1/17/55 1/17। 1/17/55। जी डी 1/17/55 D आएगा इसका। 1/17/55 डी। कितने लोग डी बोल रहे हैं? डी डी। और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। 20,000 रुपये आप जीत चुके हैं। क्या चलेंगे?
वहाँ पे नंबर मिलेगा, एक एक नंबर आपको इसके लिए। ग्वालियर का देशांतर है ABCD 78 10 A। A 78 हाँ 10 बी ये है सर ए। B, 78 B किसने 10 बोला? B ए A। B किसने बोला? कोई नहीं बोला। C D कोई तो गलत करिए। ओके, चलिए आपका आंसर सही है। LMT करेक्शन करने के लिए कितना करेक्शन करना पड़ेगा? ABCD -17 20 17 20 17 20 B। आंसर B। बी B सब लोगों का B। बी यस ओके B राइट। अगर IST ग्वालियर का 11 बजे का LMT 17-20 कम करेंगे तो कितना होगा? 22 18 20 22 43 40 22 42 50 40। 22 42 40 सी 22 सी 22 42 40 सर। लेकिन रूपाली जी आपने तो 22 43 आवाज 40 भेजा है, कुछ भेजा है। हाँ सर वो गलत हो गया था, आज ही किया है करेक्ट मैंने आपका ये सब देख के। एक घंटे पहले ही सॉल्व किया है सारा ये डिटेल मैंने। ओके आपका आंसर सही है 22 42 40। चलिए जी इसमें सर। आपने करेक्शन कर लिया। हाँ थोड़ी सी मेरा मिस्टेक यहीं किसका गलत हुआ यहाँ? प्रवीण तिवारी। जी गुरुजी, मेरा यहीं से गलत है और आज मुझे करेक्शन का समय नहीं मिला। ये करेक्शन हो गया आपके सामने। जी, ऑनलाइन नौ एग्जाम दोगे, ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो ऐसा ही आएगा, लगभग ऐसा ही आएगा। वो वैल्यू अलग हो सकती है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सही ऑप्शन अपनी किताब से देख के या करके का सादा कागज पेन रख के बैठिएगा, उससे करके और उसको वहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है ना? सर ये आज पेपर पे सॉल्व किया मैंने पूरा, ये आपने जो 4 फोटोज भेजे थे इसके। हाँ वो वही चीज मैं आपको भी करा रहा हूँ, तो इस तरीके बिल्कुल से आता है। जी सर। 11 अप्रैल 2022 ग्वालियर में जन्मे जातक का जन्म समय यदि रात्रि 11 बजे है तो इसमें संस्कार होगा 12 घंटे में से घटेगा या जन्म समय में से 12 घंटे घटेंगे? ये जन्म समय में जन्म समय से 12 घंटे घटेंगे। बी ए के बी या ए बोलिए बस। 22 42 22 आपका आंसर मुझे ए या बी? सी बी बी इसमें CD नहीं है, ए या बी बी दो बी ऑप्शन है। रूपाली जी, ए बी प्रियंका जी, बी गुरुजी, जन्म समय में से 12 घंटे प्रवीण घटेंगे। तिवारी, चंद्रशेखर जी, तेईस भी 5 ही लोग जुड़े, ज्यादा लोग आए भी नहीं है। ये किसने बोला? मैंने बोला था सर। रॉन्ग आंसर बी। जब ये मालूम है कि हमें 12 बजे के बाद का है, तो 12 बजे के बाद जितना समय है, मान लो 14 15 16 17 18, तो उन्होंने टाइम दिया है आपको 22 मतलब जी 23 दिया है, रात को 11 बजे 23 दिया है, जो जी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में दिया है। तो आपको उसको घटा करके 12 के अकॉर्डिंग लाना है, क्योंकि 12 बजे का ये तो संपादित काल निकल ही आया आपका। अब आपको बी के लिए संस्कार करना था, तो जन्म समय 12 से घटेगा, जन्म समय से 12 घटेंगे, सॉरी। जन्म ठीक समय है, में से 12। इसलिए ये आंसर, हाँ इसलिए आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा। कुंडली में 12 बजे के बाद का समय अंतर यदि 10 42 40 है तो टेबल 4 में संस्कार कितना होगा? 147 148 146 149। 146 सी हम्म, कितने लोग सी बोल रहे हैं? सी सी प्रियंका सी पक्का सी? जी। देख लीजिए इसको। गीता जी सी आएगा सर, सी आएगा। सी राइट आंसर। आंसर पहले आ गया। चलिए 11 अप्रैल 2022 ग्वालियर में जन्म जातक का जन्म समय यदि रात को 11 बजे है तो इसमें संस्कार होगा। अगर रात को 11 बजे का जन्म संस्कार है तो क्या होगा? A+B या ये ए -B? प्लस बी ए प्लस बी प्लस बी A+B। ओके A+B बिल्कुल राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है, दी गई कुंडली में 12 बजे के बाद का संपात काल यदि 10 42 40 और 0146 है तो बी के रूप में हमें प्राप्त होगा कितना? आंसर आपके सामने है। चौवन सब क्या? दी गई कुंडली का संपात काल
1 17 55 और ए है और 10 44 26 20 है, 20 टी है, तो इससे संपातिक काल कितना होगा? 12 12 12 17 55 या 12 50 27 और एक और होगा है। नहीं सर 12 2 21। ओके, ए ए ये लिखा हुआ है पहले से, वो उसकी सेटिंग गलत हुई। चलिए आप संपात काल तक पहुंच गए, आगे लगन निकालने का भी है। ग्वालियर का अक्षांश है 26 14 26 14 बी या सी? बी 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 ओके, 26 14। दी गई कुंडली का संपात काल 12 2 21 है, तो लग्न क्या होगा? ये कैसे पता करेंगे? ए बी सी डी। सर ये कैसे देखेंगे, मेरे को ये देखना नहीं आ रहा। ओके, 7 26 31 डी। आपके पास जो किताब है ऐसे टेबल ऑफ असेंडेंट, उसमें जी जाना जी पड़ेगा सर, आपको, और जी उसमें ले ली आप 12 आप उसमें 26 डिग्री जो कौन सा है ग्वालियर का 26 14, तो 26 अंश वाली टेबल पे पेज नंबर 43 पे जाइए और वहाँ देखिए 12H देखिए। 12H के सामने 0 मिनट पर कितना लिखा है? 12 0 पर। 7 राशि 26 मिनट 1 सेकंड। हाँ 7 26 1 लिखा है, और वहाँ पर 12H के साथ 4 पे कितना लिखा है? 4 मिनट पर। 7 राशि 26 54। हाँ 26 54 लिखा है। तो क्या है, 7 26 54 है और 7 26 1 है, तो हमें 53 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है 4 मिनट में, और हमें लेना है मात्र 2 मिनट 21 सेकंड का। तो हमें क्या कर रहा है, 7 26 1 लेकर के 2 मिनट 21 सेकंड की वैल्यू यानी 13 दूनी 26 प्लस 30 यानी लगभग 30 को ऐड कर देना है इसमें, तो हमारे पास 31 या 32 आना चाहिए। फिर तो से 7 जी। 26 31 डी। जैसे मैंने गुरुजी इसमें लिया था असेंडेंट एट 12 आवर 4 मिनट A1 और तो आपने असेंडेंट एट पूरा ले 12 लिया ना, आवर। आपको पूरा नहीं, हाँ हाँ ले लिया, ठीक है, पूरा नहीं लेना है, 2 21 का लेना है, माइनस करना पड़ेगा उसमें से आपको। ओके 12 घंटे 4 मिनट मतलब ज्यादा पहुंच गए ना आप, यहाँ पर कितना ज्यादा मांग रहे हैं? 12 घंटे 2 मिनट 2 21 मिनट। सेकंड। हाँ तो हाँ हाँ आपको लगभग एक मिनट और 47 सेकंड 49 सेकंड पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी 39 सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। गुरुजी। हाँ सर कौन से पेज पे देख रहे हैं गुरुजी इसको? इसका पेज नंबर वैल्यू कैसे 26 निकालेंगे गुरुजी 43 फिर? 43 43। 43। हाँ 43 पे देखिए 26 नंबर लिखा है, 26 अंक की सारणी जी है क्या? हाँ जी हाँ जी। 26 अंश की सारणी है, देखो 12H के नीचे क्या लिखा है? 7 26 1। 7 26 1 हाँ सर। हाँ, और 12 4 के नीचे कितना लिखा है, मतलब उसकी दूसरी लाइन में क्या लिखा है? 7 26 54। हाँ हाँ 7 26 तो 54। आप देखिए 0 से 4 मिनट, 4 के अंदर 4 मिनट में हाँ 53 जी सेकंड का अंतर आ गया। जी जी और जी अगर 4 मिनट में 53 सेकंड का अंतर है, तो 1 मिनट में कितना हुआ? लगभग 13 13 चौक 0.25। 13 सेकंड, हाँ लगभग जी 13। ठीक है, अब हमको यहाँ लेना है 2 मिनट 21 सेकंड के लिए। तो अगर 1 मिनट में 13 सेकंड चलता है, तो 2 मिनट में कितना चलेगा? 26। और हाँ 21 सेकंड में कितना चलेगा? तो 13 का 1/3 कर लीजिए, मैं यहीं आके फंस 4 या 5 आ जाएगा, है ना? तो हमने क्या किया, 26 + 4 कर दिया 30। तो जो वहां पर जो हमारा 7 26 1 था, उसमें हमने 30 और जोड़ दिया, ऐड कर दिया 0 वाले में। समझ में आया? 2 21 का हमने 30 सेकेंड उसमें ऐड कर दिया। जो 7 0 पे हमको मान मिला है, 7 0 पे कितना मिला है आपको? 7 0 पे 7 26 0 1। हाँ 7 26 0 1 लिख लो, और जहाँ 0 1 है उसके नीचे 30 सेकेंड ऐड कर दो, 2 मिनट 21 सेकेंड के लिए डिफरेंस। आप गणितीय प्रक्रिया करके भी कर सकते हो कि अगर 4 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में कितना है, अगर 1 मिनट में इतना है तो 2 मिनट 21 सेकंड में कितना है। गणित करके भी कर सकते हो और अनुमानित भी कर सकते हो। यहाँ अनुमानित से ही काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गणित दिखाना नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर करेक्ट करना है। समझ में आया बात? तो इसमें 0 1 में ऐड कर देंगे बाकी जो बचा हाँ हुआ 0 है। 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 को ऐड कर देंगे तो
31। 7, 26, 31 तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर ऐसा है जो 7, 26, 31 है? डी। मैंने भेजा तो यही आंसर था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कोई बात हाँ नहीं कोई डी बात आ नहीं। रहा है इसमें। हाँ तो आंसर यही आएगा, क्योंकि आपको अगर 1 मिनट 21 सेकंड है, 2 मिनट 21 सेकंड है, या 2 मिनट 30 सेकंड है, तो उतना आपको कैलकुलेट, अगर वो ज्यादा है, ज्यादा से पीछे आ रहे हैं तो घटाते हुए आना है, और कम से आगे क्यों जा रहे हैं, जैसे आप 12 जीरो से जा रहे हैं तो उसमें ऐड करना है, और अगर 12 जी। 4 से कर रहे होते तो आप माइनस करते हुए पीछे ले लेते, है ना अच्छा। भाई? जैसे अभी इसको तक बता रहे हैं, करके निकाल लेना है। हाँ, और एक अनुमान करके निकाल लेना है कि अगर 4 मिनट में इतना सेकंड बढ़ रहा है तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, और 1 मिनट में इतना बढ़ रहा है तो 1.5 मिनट में कितना बढ़ेगा। मतलब अपन अंदाजे लगा लेते हैं कि अगर अपन 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेंगे तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेंगे। वो छोटे छोटा तरीका है, और जितना देख के भी समझ में आ जाएगा फिर कि कौन सा हो सकता बिना गणित करे दिमाग से लगा देंगे तो और भी जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, क्या कह रही है प्रियंका जी? है। ये बोल रही हूँ कि इसमें ऑप्शन देख के फिर लगभग समझ में आ जाएगा कि क्या हाँ, आएगा। जो नियर होगा, बहुत नियर आपका ऑप्शन जो आ रहा होगा वो एक लगभग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका लगन निकल आया। अब इसमें एक एनहांस करेक्शन होता है, तो उन्होंने पूछा होगा 2022 के लिए एनहांस करेक्शन क्या है। जी सर। 11 ये कैसे देखेंगे गुरुजी? पेज नंबर 6 पे निकला है जाइए, सर। पेज नंबर 6 पे जाइए रूपाली जी, और जी, देखिए वहां पर 2022 के आगे कितना लिखा है, कितने डिग्री कितने मिनट लिखा है। एक अंश 11 रूपाली जी 1:11 बताइए। 1:11 लिखा है। हाँ क्या जी। आपको इसमें 11 दिख रहा है कहीं? जी सर, डी नंबर का। तो डी राइट कर दें। जी जी। अभी आप 3,20,000 पे पहुंच गए हैं। अगर हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी सोच लो। प्रसन्नता तो मिल रही है पूरी सर सुनने पर। हाँ, और कोई डी बताएगा कि सब लोग डी के साथ जा रहे हैं? बी। डी 1:11 डी। हाँ डी। जी। ये पेज तालियां, नंबर 6। सब लोग जीत गए हैं 3,20,000। और इसके साथ आपके साथ 1 करोड़ का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐनान शुद्धि के उपरांत लग्न क्या होगा? डी। डी, यहाँ पर जी। डी दिखेगा। ओके, अब बताइए 7, 25, 20 या 7, 25, 40 या 7, 26, 20, कितने लोग डी के साथ हैं, या ए के साथ हैं, बी के साथ हैं? सर तुक्का लगाना है, पता तो है ही नहीं। तुक्का क्यों लगाना है? देखिए ना यहाँ पर डी कितना था, ये ऊपर देखिए 7, 26, 31 अच्छा था इसमें कि से नहीं? 11 माइनस हो अब जाएगा। इसमें से आप 1, 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? अच्छा 1:11 37 में से 11 गए। 31 में से 11 गए तो 20, 20 है, 20 और 26 में से 1 गया तो 25, ये में से क्या तो 5 हाँ अच्छा डी आया। 26 में से 26 में से 25 25 हाँ 25 बचे। हाँ लिखा है 7, 25, 20 हाँ डी। 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 डी डी रूपाली जी आपको तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप पूरी लगन बनाते चले जाएंगे तो लास्ट में आप जो आप करते जा रहे हो ना, वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, केवल आपको ओके। आंसर में दिया है। तो आप जब करते जाएंगे तो आपको मालूम है कि मैंने को जो एक्चुअल लग्न आई थी सायन लग्न, उसमें से ऐनांश संस्कार को माइनस करते हैं। ये जो ओके ये सर, ये 11 पता है, नहीं था। हाँ जी। हाँ, जो ऐनांश संस्कार है वो काय के लिए है? जो आपकी लग्न आई, दी गई कुंडली की लग्न यहाँ पर आई ना इस क्वेश्चन में, जी। ये इसमें आई संपात काल 12-2-21 है, तो लग्न क्या होगा? ये लग्न आ गई। लेकिन जी। ये सायन लग रही है, निर्यण नहीं है। तो निर्यण करने के लिए ऐनांश संस्कार किया तो ऐनांश माइनस में होता है। जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर इनमें से कोई एक होगा। तो आप खुद ओके। करके देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो आंसर होगा डी। ओके सर। तो इस तरीके से आपकी लगन निकल गई वृश्चिक लग्न 25 डिग्री की और 20 कला की। इस तरीके से आप तो लोगों को, आइनाश सर आइनाश हमेशा माइनस में करेंगे। हाँ, हमेशा माइनस में करेंगे। आप उस पेज नंबर 6 को पढ़ो, उसमें लिखा है लगभग जी 33-34 के बाद से माइनस चल रहा है, वो पहले प्लस हाँ होता ठीक है है ना। याद आ। आप अब हम तो लोग यहाँ जीत तक गए। आपको लगन निकालना मैंने सिखा दिया था। इसके बाद उस दिन की कुंडली में ग्रह स्पष्ट भी सिखाया था, और ग्रह स्पष्ट आप लोगों ने किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं बात करूंगा। नहीं किया सर, यही नहीं आ रहा था। अब ये आया कि नहीं? आज थोड़ा सा आया। जी आ गया अब आ थोड़ा गया। नहीं, प्रॉपर समझ में आ गया। हाँ, प्रॉपर समझ में आ गया। तो आप इसे ठीक से और ठीक से कर लेना। जी अब हम बात करें कि हमने पिछली क्लास में एक होरा कुंडली की बात की थी, जो जी
आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि होरा कुंडली कैसे बनना है। ठीक है, गुरुजी 1 करोड़ रुपए जीते कि नहीं जीते? कुछ लोग हार गए और जिन लोगों ने जीते थे उन्होंने हनुमान जयंती के लिए दान कर दिया आज। हाँ, जय हनुमान। भंडारा के लिए। जय हाँ, हनुमान। भंडारे सब लोगों ने भंडारे में दे दिए, क्योंकि ये हाँ। केबीसी बैंक ऐसा है कि देता है और हाल के हाल भंडारा करवाता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसकी। मान लो ये कुंडली है, लग्न है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना? यहाँ कुंडली दिख रही है, शेयर हो रहा है ना? जी, तो जी। हमको डिविजनल 2 चार्ट बनाना है, ये वाला डिविजनल 2। ठीक है, डिविजनल 2 चार्ट बनाने के लिए ये चार्ट हमारे सामने होता है, ऊपर वाला, जिसको मैंने पहले बताया था कल कि सम राशि विषम राशि का होरा विषम से प्रारंभ होता है और सम का सम से। तो विषम राशि जैसे में 1 3 5 7 ये कितनी दी हुई है ना, 1 3 5 7 9 11, इनमें सब में देखिए सिंह राशि से प्रारंभ हो रहा है। 0 से 15 तक सिंह राशि और 15 से 30 तक कर्क राशि। लेकिन जो विषम राशियां हैं 2 4 6 8 10 12, उन सब में सम से प्रारंभ होता है। तो 0 से 15 तक कर्क राशि और 15 से 30 तक सिंह राशि। इस तरीके से ये होगा। अब आपके पास लग्न होगा, जैसे वो लग्न अभी निकाला था, ऐसे इसमें लग्न निकला हुआ है। तो इसमें लग्न क्या निकला हुआ है, देखिए 8 6 0 लिखा है, दिख रहा है आपको? जी। है तो 8 माने सम है कि विषम? 8 सम, लेकिन ये 9 माने। तो सम है। विषम धनु राशि हुई ना, 8 का मतलब धनु राशि। यहाँ पर जो भी साइन, अगर 8 आपको हाँ अंकों में जो वैल्यू लिखी है उसको आप जब शब्दों में करोगे तो वो सम की विषम हो जाएगी राशियों के मामले में, क्योंकि हमें आगे की डिग्री से चलना है। तो ये धनु हो गई। तो धनु राशि के 6 अंश, तो धनु राशि के 6 अंश किस में जाएंगे, सिंह में या कर्क में? देखिए जरा यहाँ पर ये वाला चार्ट देखिए, किसमें जा रहे हैं? कन्या में जाएंगे। अरे कन्या कहाँ से आ गई? और कर्क और सिंह दो ही तो दी जा रही है। कर्क में जाएंगे। कर्क में जाएंगे। कन्या आपने कैसे लगा ली? कन्या का कोई काम नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो आपको होरा कुंडली इस प्रकार से 2 चांद आकार बनाना है। ऐसे मैंने बना दिया है शेप, दो पार्ट में बांटनी है। तो अगर आपकी क्या आई थी, कर्क आई थी कि सिंह आई थी? सिंह राशि। सिंह राशि आई थी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सिंह राशि इसके अंदर रख देंगे। ये जो आपने 2 गोले बनाए हैं, ऊपर वाले गोले में आप सिंह राशि रख देंगे। स्पीकर बंद कर लो सभी लोग प्लीज। हाँ, स्पीकर बंद कर लो। मैं तो सोच रहा था आ जाएगा। कौन सा नंबर रखना है? 5, सिंह राशि। ठीक है, अब हम देखें सन, सूर्य किस राशि में है? किस राशि में है सूर्य? तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आगे सूर्य सिंह राशि में। देख लो ध्यान से। जैसे लग्न में एक राशि बढ़ के चलती है, ऐसे ग्रहों में में भी। हाँ, कन्या के 14 जी। कन्या के अगर 14 हैं तो यहाँ कौन सी राशि में जाएंगे सूर्य? कन्या कौन सी है, समय की विषम? समय। हाँ, किस में जाएंगे? कर्क में। कर्क में जाएंगे, क्योंकि 15 तक कर्क में जाएंगे। रूपाली जी आप बताएं किस में जाएंगे? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। प्रियंका जी, तो सब लोग चले गए लगता है। कन्या में, कर्क में गुरुजी। हाँ बताइए, किस में जाएंगे? कर्क में। कर्क में जाएंगे। रूपाली जी? जी कर्क में जाएंगे गुरुजी। कर्क में जाएंगे। और कौन है भाई? हाँ, कर्क में जाएंगे गुरुजी। प्रवीण जी, उत्कर्ष, चंद्रशेखर जी? बाहर हैं वो। अच्छा,
तो ठीक है, सूर्य को हम कर्क में रख देते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरा यहाँ पर वो रख लेते हैं। यहाँ पर हम 4 नंबर रखेंगे और उसमें हम सूर्य को बिठा देंगे। ठीक है, जी। अब हम बताएंगे चंद्रमा। चंद्रमा देखिए किस राशि में है और किस में जाएंगे, चार्ट को देख के बताइए। कर्क में। नहीं, चंद्रमा मकर में है, चंद्रमा नहीं कर्क में कुंभ जाएंगे। में है, मीन में चंद्रमा जाएंगे। कुंभ में जाए चंद्रमा पक्का। जी, देख मीन लो में ध्यान। जाएंगे। मीन में है कर्क ना? में है गुरु। मीन में चंद्रमा जाएंगे गुरुजी। मीन में जाएंगे कि मीन में है? मीन में है, मतलब मीन में है। तो आप जाएंगे किस में? मीन में है सर। नहीं नहीं, मीन नहीं, कुंभ उसमें है, कुंभ में इस वक्त। कुंभ में है, मीन में जाएंगे। जी, जय हो अनीता जी की। हाँ, और कोई कर्क बताए? में जाएंगे गुरुजी, कर्क गलत हो में। गया सर। कर्क में। अनीता जी आप एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था, शुरुआत में बताया था, होरा अच्छा, कुंडली- हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। होरा जी, कुंडली जी, केवल सूर्य और चंद्र पर आधारित होती है। जी 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 सूर्य जी की राशि सिंह जो दिन के लिए होती है, और चंद्रमा की राशि कर्क जो रात्रि के लिए होती है, यानी 2 भागों में विभाजित है। तो इसके जो 2 भाग जी हमने बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि ये एक पार्ट जो है सूर्य का है और दूसरा पार्ट चंद्रमा का है। जी तो जी कोई ग्रह चंद्रमा की राशि में जाएंगे, कोई सूर्य की राशि में जाएंगे। जी तो जी वो जी कौन से होंगे? जो सम राशि में 15 डिग्री के अंदर होंगे वो चंद्रमा की राशि में जाएंगे, 15 से ऊपर सूर्य की राशि। और ऐसे जी विषम राशि के ग्रह पहले 15 तक विषम में जाएंगे, दूसरे 15 पे सम में जाएंगे। अब आप दोबारा से चंद्रमा को देखो कि किस में है, सम में है कि विषम में? गुरु सम में जाएंगे। सम में कर्क जाएंगे, कर्क में जाएंगे, क्योंकि 8 जी। डिग्री के हैं इसलिए। नौ क्यों जाएंगे? क्योंकि वो 8 डिग्री के हैं। ठीक है ना? चार हाँ, तो हम यहाँ पर चंद्रमा के साथ मून को भी रख देंगे। शुक्र मंगल, सिंह में। मंगल बताइए। 0048 किसमें सिंह रखूं? में। मेष में। मेष में कि सिंह में? सिंह में। यहाँ पर मेष नहीं है मेरे सिंह में, पास। सिंह 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 में। सिंह में रखेंगे मार्स। अब बुध, सिंह में। आप जल्दी से बोल दिए, अनीता जी को तो बोलने दो। सिंह में जाएंगे सर। अच्छा, रूपाली जी? सिंह में ही जाएंगे सर, विषम राशि की तरह। प्रियंका जी आप भी सहमत हैं? सिंह में जी। ओके, तो हमारे मरकरी भी जाएंगे सिंह में। चलिए, अब बृहस्पति बताइए। 8 कर्क में। कर्क में। कर्क में क्यों? नो अनीता नहीं, जी कर्क सिंह में में क्यों? जाएंगे। किया जाएगा 5। कर्क में नहीं, सिंह में जाएंगे गुरुजी, तो सिंह में क्यों? क्योंकि विषम राशि है। हाँ, विषम राशि, ठीक है। कितने डिग्री तक विषम राशि में सिंह में जाएगा? 8 डिग्री में तो सम हो गया, और 8 से आगे का है 8 डिग्री नहीं, 23। ये लिखा है, देखो चार्ट में क्या लिखा है, 0 से 15, 15 से 30। ऊपर जी। चार्ट देखो ना, आप चार्ट आपके सामने बनाए, जी, क्या लिखा है देखो। 15 से 30, 0 से 15 में विषम में जाएंगे, और 15 से 30 में? और 15 से 30 में सब में जाएंगे। तो अब मैं किस में रखूं? गुरु को किस में रखूं? 0 से 15 तो 8 है ना, तो विषम में। अरे 8 तो साइन है, डिग्री तो ये पीछे है 23। अच्छा अच्छा, 23 डिग्री। अच्छा, हाँ फिर आगे भी। आगे तो राशि है, देखो राशि, अंश, कला, विकला, 4 चीजें लिखी हुई है आपके सामने। जी जी, या तो राशि है, दूसरा अंश है, दूसरे वाले पे फोकस करो। हाँ ठीक, अब बताओ। सब में जाएगा। सब माने कर्क के सिंह? कर्क, कर्क में जाएगा सर, कर्क कर्क में जाएगा, 15 से 23। ठीक है। तो हम यहाँ पर जुपिटर को रखेंगे कर्क में। के पास कौन सा ग्रह है? शुक्र। सिंह सिंह में। सिंह में। अनिता जी, रूपाली जी, प्रियंका जी? सिंह में। सिंह में जाएंगे सर। सिंह में। अच्छा, सब लोग सिंह में कह रहे हैं, तो हम सिंह में रख देंगे वीनस।
आप पैटर्न किस में जाएंगे? शनि कर्क में। बताइए, कर्क में। आपने बोल दिया, बाकी लोग बोलिए। कर्क में ही जाएंगे तो। कर्क में जाएंगे। क्यों जाएंगे? पूछ, अगर दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं। 15 से 30, हाँ 15 अभी से समझ 30 में के नहीं, अंतराल। हाँ अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में फिर कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पढ़ाई जो एक बार कोर्स निकल जाता है फिर आगे हम लोगों को भी पढ़ाने में कष्ट होता है ना। तो शनि कर्क में जाएंगे। कष्ट ये होता है कि आगे चलना है तो पीछे बार बार कब तक जाएंगे, ये है। ठीक है, तो हमारे पास शनि आ गए। राहु केतु, जहाँ राहु आएगा वहीं केतु आएंगे, तो राहु किस में जाएंगे? सिंह में। राहु सिंह में जाएंगे जी। तो हम देखेंगे यहाँ पर राहु केतु सिंह में जाएंगे। तो कुछ कुंडलियां ऐसी होगी जहां पर राहु केतु एक साथ होंगे। जैसे एक त्रिशांश कुंडली बनेगी, एक पूरा कुंडली बनेगी, और दो कुंडलियां हैं जहां पर एकजुटता की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर राहु केतु एक साथ हो जाएंगे। जहां पर एकजुटता की आवश्यकता पड़ेगी। एकजुटता की मतलब तात्पर्य क्या है? किसके माइक में से ये आवाज आ रही है कि कोई कुत्ता सा भौंक रहा है, चल रहा है? जहां पर तो ये राहु केतु क्या है? राहु केतु एक ही है या दो अलग अलग हैं? एक ही है एक सर, राहु एक केतु सर एक ही है। एक ही है, दो भाग। एक ही है, लेकिन उनको एक के दो संसार को रूप है। चलाने के लिए, उनको संसार को चलाने के लिए दो जगह बांट दिया है। ठीक है, तो जी। दो जगह बांट दिया है। अगर राहु केतु नहीं होते तो संसार में विस्फोट नहीं होते और संसार में उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है ना। जी। तो हमारे घर में राहु केतु कौन है? घर के कोने। पति पत्नी पति पत्नी। है कि नहीं? जी जी गुरुजी। भाई 180 डिग्री है ना, लग्न और सप्तम भाव, राहु जी। और केतु। माता पिता जी। चौथा 10वां, यानी जो भी कोई एक भाव है उसका 7वां भाव उसका केतु है। लेकिन अब मैं पति पत्नी से इसलिए कह रहा हूं कि धन की बात आएगी। होरा कुंडली से क्या देखेंगे? होरायाम सुख संपदाम। क्या देखेंगे? क्या बोला मैंने? हो रहा है आप संपत्ति। याम सुख संपदा। दाम। होरा से सुख संपत्ति का विचार करते हैं, धन समृद्धि का विचार करते हैं। तो जब धन संपत्ति की बात होगी तो धन संपत्ति कब बढ़ेगी? जब पति पत्नी जब दोनों के पत्नी विचार, लक्ष्मी रहेगी। हाँ जब पति एक पत्नी से। दोनों के विचार अच्छे होंगे और एक से होंगे, वहां पर राहु केतु मेंशन नहीं हो रहे होंगे। तब कैसे? क्योंकि राहु केतु हमेशा आपको विचार देंगे। अब राहु केतु को दूसरे तरीके से देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु से क्या होता है? ग्रहण लगता है। ग्रहण लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए होरा कुंडली में राहु और केतु को हम रखते ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक जगह आ जाएंगे और आकर के वहां पर विघटन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब भी धन संपत्ति के विषय की कोई बात आएगी तो पति पत्नी एक हो जाएंगे, दोनों एक मत हो जाएंगे, एक विचार हो जाएंगे। कैसे नहीं दोगे? ये तो हमारा हक है, ये हमारी बनता है, ये हमारा है, कहेंगे कि नहीं दोनों जने? और दोनों कहेंगे तभी सुनाई होगी जी। है। और अभी एक त्रिशांश कुंडली बनेगी D30, उसमें भी ये स्थिति आएगी। त्रिशांश से अरिष्टम। क्या देखते हैं त्रिशांश से? अरिष्ट। त्रिशांश से अरिष्टम। क्या बोला मैंने? ग्रेस कार्ड। ईशान से अरिष्ट। नहीं, त्रिशांश से, त्रिशांश 30 D30 शान से अरिष्टम। अरिष्टम। अरिष्ट का विचार करते हैं, यानी मृत्यु संबंधी कोई कष्ट हो, बीमारी हो, परेशानी हो, उसका विचार करते हैं। उसमें भी राहु केतु एक साथ हो जाते हैं, यानी कि जब पति पे कष्ट आए तो पत्नी, पत्नी पे कष्ट आए तो पति, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं है? जो भी जिसका स्पाउस होता है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए और भी दो जगह हैं जो कुंडली आएंगी तो मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आगे और बताएंगे कि चंद्र की होरा कुंडली अच्छी होगी, सूर्य की होरा कुंडली अच्छी नहीं होगी। लेकिन सूर्य की होरा कुंडली कहाँ अच्छी है, चंद्र की होरा कुंडली कहाँ अच्छी है, ये D2 में फलादेश में हम सीखेंगे। फिलहाल हमको ये बनाना सीखना है कि ये कुंडली बनती कैसे है।
तो आपके पास जो भी कुंडली अपनी खुद की है, अगर मान लो आपके पास अपनी अपनी कुंडली है सबके पास, है गुरु। हाँ, तो उसका ग्रह स्पष्ट वाला चार्ट लीजिए, बाकी का पीछे वाला मत देखिए, आंख मूझ के रखिए उसे, और सादा कागज पे अपना पूरा कुंडली बनाइए। अपना लगन कुंडली, पहले लगन से लगन निकालिए, जैसे इसमें जो लगन था धनु, तो हमने उससे सिंह निकाला, लगन से नगल निकालिए, ग्रह स्पष्ट जो है उनसे ग्रह से ग्रह निकालिए, और फिर अपनी वाली कुंडली से मिलाइए कि आपने सही ढंग से निकाला कि नहीं, कहाँ गलती करी। ऐसा कर सकेंगे सब लोग? जी गुरु जी। ठीक है ना? वैसे एक काम हो गया, अब हमारा दूसरा काम होगा। अब हम करेंगे, अनीता जी आपका स्पीकर खुला है, चंद्रशेखर जी का भी खुला है। हाँ प्लीज बंद गुरु कर जी दीजिए प्लीज। 11 अप्रैल वाला था ना? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जो सिखा रहा हूँ उसको आपके सामने दे रहा हूँ। आप जो D2 दिया, अभी आपको D2 दिखा रहा था, मैं देख रहा, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको D3। क्या दिखा रहा हूँ? T3 देखो आपको, हाँ, इसका नाम क्या है? दृश क्राण। क्या नाम है? देश का हाँ, करण। दृश क्राण। डिविजनल 3 चार्ट, यानी डिविजनल माने पार्ट। लग्न को 3 हिस्सों में बांट देते हैं तब D3 बन जाता है। लग्न को जब 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो वो D2 बन जाता है। तो अब हम D3 बना रहे हैं। D3 मतलब अगर हम लग्न को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या बनेगा? 1 5 9। क्या बनेगा? 1 5 9। 1 5 1 5 9। तो यहाँ पर देखिए, मेष राशि के आगे क्या लिखा है? 1 5 9 लिखा है। जी ऊपर देखिए चार्ट में, हाँ 1 जी 5 9। एक- यानी कोई भी राशि पहले शुरू के 10 डिग्री तक पहले दृश्य काल में उसी राशि में रहती है। राशि या ग्रह आप लिख लीजिए, राशि या ग्रह 0 से 10 डिग्री तक उसी राशि में स्थित रहता है जिसमें कि वह है। राशि या ग्रह, राशि से मतलब लग्न निकले आना पड़ेगा, निकालेंगे तो अपने को पता चलेगा। राशि या ग्रह 0 से 10 डिग्री तक उसी राशि में रहता है, पहले दृश्य काल में उसी राशि में रहता है जिसमें कि वह स्थित है। क्या लिखा आपने, बताइए? पहले देश क्रॉन में राशि या ग्रह 0 से 10 तक डिग्री तक उसी राशि में रहता है जहाँ वह है। हाँ, प्रियंका जी आपने क्या लिखा? राशि या ग्रह 0 से 10 डिग्री तक उसी राशि में रहता है जिसमें वह स्थित है। उसी पहले दृश्य काल में, ऐसा लिख लीजिए, उसी राशि से पहले लिख लीजिए, पहले दृश्य काल में उसी राशि में रहता है। ठीक है। अब जी इसी लाइन को दूसरी बार लिखेंगे, 0 से 20 डिग्री तक वह उस राशि से 5वीं राशि में जाता है, अपनी स्थित राशि से, ऐसे बोलेंगे। दूसरे दृश्य काल में वह अपनी स्थित राशि से 5वीं राशि में जाता है। दूसरे दृश्य काल में ग्रह अपनी स्थित राशि से 5वीं राशि में जाता है। क्या लिखा प्रवीण जी, बताइए? दूसरे देश कांड में ग्रह अपने स्थित राशि में जाता, अपने से 5वीं स्थित राशि में जाता है। हाँ, यह 10 से 20 डिग्री का होता है। अब तीसरा बोल रहा हूं, तीसरे दृश्य काल में ग्रह, तीसरे दृश्य काल में ग्रह 20 से 30 डिग्री में अपनी स्थित राशि से 9वीं राशि में जाता है, अपनी स्थित राशि से 9वीं राशि में जाता है। सबको बात समझ में आई कि नहीं? देखो कुंडली दिख रही है? जी गुरु जी। जी आप देखिए सूर्य कन्या राशि में है। अगर ये सूर्य 10 डिग्री तक होगा तो कौन सी राशि में जाएगा? पहले दृश्य काल में रहेगा 10 के अंदर, दूसरी में।
कुंभ में, अरे वो कुंभ में पहला जाएंगे। तो पहला 10 डिग्री रहेगा तो पहला देशकाल माना जाएगा कि दूसरा? 0 से 10 तक पहला, ऐसा बोलेंगे। 0 से 10 तक पहला। पहला, 10 हाँ, से 20 पहला। दूसरा, 20 से 30 तीसरा। तो ये सूर्य पहले अगर 10 डिग्री के अंदर है तो किस में जाएगा? इसी में रहेगा या कहीं और जाएगा? कुंभ में। क्यों? क्या लाइन लिखी है पहली? नहीं सर, इसी में रहेगा सर, इसी में रहेगा। इसी में हाँ, रहेगा। इसी में रहेगा। अगर ये 10 से 20 में होता तो किस में जाता? 10 से 20 में होता तो पांचवी कुंभ में राशि में जाता। जाता। ए, पता पांचवी है यहाँ से पांचवी राशि कौन सी हो नहीं, रही है? 5वीं में 1, जाएगा। 2, 3, लग्न में 4, 5। कौन मेष सी राशि में। आ रही है? पांचवी मेष 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 में आ रही है। ठीक ढंग से गिनो, कन्या से गिनना चालू करो। मकर, ये मकर। सूर्य किसमें बैठा है? मकर में, मकर हाँ, सूर्य जहाँ स्थित है, ये बोला ना मैंने, जिस राशि में स्थित है वहां से गिनिए। कन्या में मकर। बैठा है ना, कन्या से पांचवी राशि कौन सी हुई? मकर। मकर। अगर ये 20 घर से से गुरु 30 में गिनेंगे होता, कि अगले घर से गिनेंगे? गुरुजी दिखाई नहीं नहीं दे रहा। उसी से जिसमें बैठा है उसको भी गिनेंगे। तो सूर्य हो गया तो 1 हाँ, 2 4 5, पांचवा पांचवी राशि कौन सी हो गई? मकर। प्रियंका जी, पांचवी राशि कौन सी हो गई कन्या से? 3 4 कन्या 1 सहित 4 5। अच्छा, कन्या से, जी जी, कन्या से तो जी। जहाँ बैठे हो उसको नहीं छोड़ना है, वो तो लेना ही है। अच्छा, अब बताइए कि कौन सी कुंडली नहीं आई? दिखाई दे रही गुरुजी। कुंडली नहीं दिखाई दे रही? दिख रही पूरी नहीं दिखाई दे रही। आपने बड़ा कर दिया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक आ गई। दिख रही है गुरुजी, दिख रही है। ये माइक बहुत बज रहा है गुरुजी, किसका बज रहा है? मेरा तो नहीं बज रहा। कर जी करते हैं कमाल। देखो हो गया, पांचवी राशि आ गई। अगर सूर्य 20 से 30 में होगा तो कौन सी राशि में जाएगा बताओ? अपनी तीसरी वाली राशि लाइन पढ़ो और फिर देखो और मिलाओ और बताओ। 9वीं राशि में जाएगा। अभी राशि कौन सी है इस कुंडली में? वृषभ। कहाँ सूर्य बैठा है वहां से? वृष राशि। वृषभ राशि। वृषभ। ओके, सब लोग सहमत हो गए? सबको समझ में जी। आया? सब राशि आएगी, जी गुरुजी, वृषभ राशि में आएगी। सब राशि आएगी। अब देखो चंद्रमा किस राशि में है? मीन में। अगर वो 20 से 30 डिग्री में तो कहाँ जाएगा? 20 से 30 डिग्री नवम भाव में। कौन सी राशि 12वें घर में, सॉरी है? 12वें घर में, वृश्चिक राशि राशि कौन में। सी होगी? 12वें वृश्चिक। वृश्चिक में जाएगा। आप में घर जाएगा। मत बोलना, क्योंकि घर तो बदल जाएंगे अभी, वहाँ लगन भी बदल जाएगी, घर भी बदल जाएंगे। जी जी। ठीक है ना? तो वृश्चिक में आएगा। और अगर मंगल यहाँ पर 10 से 20 में है तो किस में जाएंगे? मंगल। 1 2 आ जाएंगे सिंह में। 5। सिंह सिंह में। राशि में। सिंह राशि। अगर बुध यहाँ पर 0 से 10 में है तो किस में जाएंगे? उसी में रहेंगे। उसी में रहेंगे। ओके। अगर गुरु 10 से 20 में है तो किस में जाएंगे? मंगल में, एक मेष राशि में। मेष में। मेष में जाएंगे। और अगर शुक्र 20 से 30 में है तो किस में जाएंगे? कन्या। शुक्र 20 से 30 मीन में में। है तो किस में जाएंगे? शुक्र कहाँ? अच्छा ये रहा, 1 2 3 मीन में गुरुजी, शुक्र। नहीं, मंगल मेष राशि में जाएंगे गुरुजी। मंगल। बताइए रूपाली जी, प्रियंका जी, आप बताइए शुक्र किस में जाएंगे? मेष में जाएंगे पक्का? चलिए, अगर सूर्य अगर तो हाँ, मेष में जाएंगे। सूर्य शनि यदि 10 से 20 में है तो किस में जाएंगे? उसी में रहेंगे। अरे नहीं नहीं, शनि 10 पांचवी से 20 में वृष में जाएंगे गुरुजी। वृषभ में जाएंगे। वृषभ में जाएंगे। राहु यदि 20 से 30 में तो किस में जाएंगे? मकर। कन्या में। कन्या में क्यों जाएंगे? 5वें में जाएंगे ना, 20 से 30 में। अच्छा, 20 से 20 से 30 किसमें आता है? 20 से 30 किस में आता है? 5 6 7 8 9 9वें में, मकर में। मकर। ओके, तो ये आपको देशकांड कुंडली समझ में आ गई। अब हम देशकांड कुंडली उस कुंडली की बनाते हैं जो कुंडली हम अभी बना रहे थे, देख रहे थे। यहाँ पर एक देशकांड कुंडली हम बना के देखेंगे इसकी।
ठीक है, ये हमारे पास खाली कुंडली है, इसके अंदर हम ये बना के देखें। आप देखिए इसका लग्न क्या है, 8 राशि 6 अंक। अगर धनु का 6 अंक है, गुरुजी होरा खुला हुआ है। पूरा खुला हुआ है जी। चेंज हो गया। अरे आप तो ये देखो ना, आप इसको टेबल को छोड़ो, अच्छा। आप ये देखो कि 8 राशि 6 अंक अगर लग्न है, ये लिखा है ना लग्न का मान, तो इसका श्रेष्ठकाल लग्न क्या होगा? धनु का 6 अंक से तो कौन सा आएगा? पहला, दूसरा, पहला, पांचवा या छठा? पहला रहेगा। बताइए, अगर लग्न धनु 6 अंश की है तो क्या आएगा बताइए कोई? धनु पे ही रहेगा, पहले लग्न में ही रहेगा वो। और कोई नहीं बोल पहले रहा में ना, ही रहेगा, पहले में रहेगा तो पहले में ही धनु रहेगा। तो लगन धनु रखे, जी जी गुरुजी। लगन हो गया। अब अगर ये धनु लग्न आ गई तो बाकी क्या होगा इसका? धनु कुंभ मीन। 10 आ जाएगा। जी। 9 से ऐसे करके आप 9, 10, 11, 12 सब रख लीजिएगा। जी गुरु। एक रूप से मैं 2-3 रख रहा हूँ। अरे मित्रों, आवाज स्पीकर बंद कर लो यार, आवाज नहीं आ रही गुरुजी की ठीक से, समझ नहीं पा पता रहा। नहीं क्या हो रहा है, स्पीकर भी म्यूट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। बंद कर दो तुम क्लास। चंद्रशेखर हो ना सबके ऊपर, शेखर। हाँ, अब बताइए सूर्य किस राशि में जाएंगे? सूर्य का स्पष्ट देख लीजिए, राशि देख लीजिए और कितने वाला डिग्री अच्छा है है वो देख क्या? लीजिए। सूर्य कन्या में 14 अंश है तो किस में जाएंगे? कुंभ में। हैं? कुंभ में नहीं, मकर राशि में जाएंगे गुरुजी। मकर में जाएंगे। बताइए बाकी लोग, अगर सूर्य कन्या में 14 अंश है तो किस में जाएंगे? रूपाली जी। पांचवें घर में सर, मकर में जाएंगे, 5वें राशि में, वो उससे 5वें मकर पहुंचेंगे। और प्रियंका जी आप बताएं। जी 5वें में। ओके, सब लोगों ने सही बताया। तो ये जाएंगे इसमें 5वें में। आप चंद्रमा कितने में है इसको देखें अपन। यहाँ देखिए चंद्रमा इस राशि में कितने अंश के, जरा बताइए। 12 में। मीन राशि में 8 डिग्री। मीन के 8 है, मीन के 8 है तो किस में जाएंगे? मीन के 8 है तो किस में जाएंगे? हाँ उसी में रहेंगे सर। उसी में रहेंगे सर, मीन राशि में। उसी में उसी में मकर रहेंगे। मकर में, लगन में, मीन में। मीन में रहेंगे गुरुजी। ओके, तो यहाँ रख बारहवें दूं, राशि में। इस भाव में रख दूं, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सही रखा है मैंने? जी जी। ओके, अब बताइए मंगल, मंगल को कहाँ बिठाएं? मंगल मेष में 0 है। जी। मेष में ही रहेगा। मंगल मेष में 0 है तो कहाँ जाएंगे? मेष में ही रहेंगे सर। मेष में ही रहेंगे। जी 5वें घर। परेशान कर रहा है। राशि में आएंगे, कहाँ आएंगे? 6वें भाव में। जी गुरु 5वें में। 5वें में रहेंगे। 5वें में। 5वें में नहीं। ओके ओके, 5। यहाँ पर हम रख देंगे मार्स। आप खुद बताइए।
उसको किसमें पहुंचाएं? जो भी सर आपकी राशि में रहेंगे सर। तुला राशि में गुरुजी। नहीं सर, तुला, तो तुला पे जाएंगे। तुला कहाँ आएगी? 11वीं भाव में। 11वें। बाकी लोग देखते जाइए, अगर गलत हो रहा है तो बता दीजिए इन बच्चों को गलती से। खुद हो गए आप? गुरु की बारी। जाएंगे, देखो 8 23 धनु के 23। धनु के 23 होने से कहाँ ले जाए उनको? सिंह राशि में। सिंह राशि में। सिंह राशि कौन से भाव में जाएगी? 9वें भाव में। राशि में सर। रूपाली जी आप बताइए। जी सर, नवम भाव में सिंह राशि आएगी जब धनु से काउंट करेंगे तो। प्रियंका जी जी सिंह में रखना है। नवम भाव में। ओके, ये जुपिटर हो गए आपके। अब आप वो बताइए, वीनस शुक्र में। शुक्र किस में जाएंगे? सिंह राशि में। के 4 अंश है। राशि सिंह राशि के 4 अंश से कहाँ ले जाऊं? सिंह राशि में। सिंह में ले जाऊं तो गुरु शुक्र एक जी। साथ हो जाएंगे फिर मत कहना एक साथ कर दिया। ओके, तो वही ठीक है। और शनि शनिचर आज शनिचर है। मकर, मकर में 1 डिग्री। मकर में ही रहेंगे। मकर में रहेंगे, सूर्य के साथ हो जाएंगे। 2 हाँ, सूर्य शनि। सूर्य शनि एक साथ हो जाएंगे। 10 मकर में राहु भी रहेगा गुरुजी। देखिए भैया, मकर में राहु भी बता रहे हैं। आप लोग बताइए, राहु तो वृषभ में 29 है। वृषभ में 29 राहु है, तो कहाँ पहुंचाऊं राहु को? बताएं सब लोग। नवे भाव में। बता दिया। मकर में रहेंगे। का मकर में। मकर में हाँ, रहेंगे। मकर में। इसका मतलब आप लोगों को दृष्टांत कुंडली बनाना आ गई आगे है ना? अगर आपको दृष्टांत कुंडली बनाना आ गई तो अब आप, जैसे आपको मैंने बताया था अपनी होरा कुंडली आपकी कुंडली से बनानी है, ऐसे ही आपको अपनी कुंडली से बिना देखे पहले दृष्टांत कुंडली बनाना है। और सर दृष्टांत से भाई बहनों का विचार किया जाता है क्या? हाँ, दृष्टांत से जो तीसरे भाव से विचार करते हैं वो सारा विचार दृष्टांत कुंडली से भी करते हैं। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर तो ये कहते थे ना भाई, लेकिन और भी बातें हैं, पराक्रम है और है, और रंग रूप के लिए भी काम आती है, जो लग्न के लिए भी काम आती है दृष्टांत कुंडली, बहुत जगह काम आती है। तो आप लोग दृष्टांत कुंडली बना लेंगे, समझ गए सब लोग? जी सर। जी। हाँ, तो जो गणित की किताब है उसमें भी दृष्टांत के बारे में लिखा होगा, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं करना है कोई बात नहीं, जितनी भाषा मैंने लिखवाई है उस भाषा को अपने शब्दों में लिख लो कि 0 से 10 डिग्री तक पहला दृष्टांत होता है, 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्टांत होता है, और 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टांत होता है। पहले दृष्टांत में ग्रह जिस राशि में स्थित है उसी में रहता है। दूसरे दृष्टांत में ग्रह उस राशि अपनी स्थित राशि से 5वीं राशि में चला जाता है, और तीसरे दृष्टांत में ग्रह अपनी स्थित राशि से 9वीं राशि में चला जाता है। अगर आपको ये लाइनें याद हो गई तो आपको बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। जी, आपको जो चार्ट एक बार दिखाया था उसको वापस दिखा देंगे? कौन सा वाला? ये वाला तो स्क्रीनशॉट देते हैं। दृष्टांत वाला चार्ट दिखा दूं आपको? दृष्टांत वाला? जी 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 गुरुजी। ओके, ये माइक किसका खराब हो रहा है? बंद कर दो प्लीज। वो नहीं होएगा आज बंद, आज शनिवार है ना, शनिवार को बंद नहीं होता। देखिए
ये D3 का चार्ट आपके सामने है, देखिए दिख रहा है? जी हाँ, जी गुरुजी। पहले नंबर में वही राशि आ रही होगी जो ऊपर राशि है ना? तो 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 इस तरीके से चलता जाएगा। अभी आगे भी हमारे चार्ट बनेंगे, वो सारे चार्ट मैंने बनाए हुए हैं, आपको बताता जाऊंगा। ये बनते कैसे पहले ये समझना जरूरी होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे बना। ठीक है, तो आज आप D2 और D3 का अभ्यास कर लेना, और जो अपन कुंडली बना रहे हैं उनसे तो करना ही करना, आप अपनी कुंडलियों से अभ्यास करके स्वयं जांच लेना, क्योंकि उसको कंप्यूटराइज आपके पास बनी हुई पहले से होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, कंप्यूटर और पे नहीं नहीं भी है। होगी तो कंप्यूटर पे आप बाद में चेक कर सकोगे। तो आप पहले अपना बना लेना, और केवल एक कुंडली पे ही नहीं, अपने जितनी कुंडलियां आपके पास हैं, 2 है 3 है 4 है, अब यार हमें क्या करना है, हमारा मूल मोटिव है हमें अभ्यास करना है। तो हमारा अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कुंडली हमारे पास घर में है उनका D2 D3 चार्ट अधिक से अधिक बना के अभ्यास कर लेना है, और उसका जो कंप्यूटराइज चार्ट है उससे उसको मैच करना है कि हमने सही बनाया कि नहीं। अगर आपने 4-5 चार्ट या 10 चार्ट सही बना लिए तो इसका मतलब आपका अभ्यास सही हो जाएगा, और आपको वो याद हो जाएगी उसकी भाषा, और भाषा याद हो जाएगी तो आपका सब काम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। और अभी देवयानी जी आ गई हैं, तो क्लास अब देवयानी जी लेंगी। देवयानी जी आप प्रकट हो। गुरुजी 11 अप्रैल वाला जो मैंने होरा चार्ट बनाया था, जी, तो उसको ऑन चेक किया था तो वो एकदम सही आया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए। मेरा भी करेक्ट आया सर। हाँ, तो गुरुजी आप टेलीग्राम पे टीम में सर अपलोड कैसे करना है सर, एक बार और बता दीजिए सर, कृपा हो अरे जाएगी। तुम कछु मत करो, तुम तो ऐसे ही खून पीते रहो हमारा, छोड़ो। गुरुजी टेलीग्राम पे कैसे अपलोड करें, समझ में नहीं आ रहा। हैं हैं पूरे टेलीग्राम पे कैसे भेजे आपको? जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही। जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, अब देखो रूपाली जी ने और प्रियंका जी ने टीम पर भी भेज दिया, अगर हम टेलीग्राम देते हैं टेलीग्राम पर भी भेज देते हैं, वो सब पे भेज देते हैं, आप लोग समझ में नहीं आती। उसमें कन्वर्जन वाला मैंने बताया था, ये टेलीग्राम है, यहाँ पर ये बातचीत करने वाला एक वो है चैट वाला, चैट बॉक्स, ये इसमें हमारा एक चैट बॉक्स है, ये यहाँ पर ये चैट बॉक्स लिखा है, ये चैट, ये चार्ट नहीं है, ये चैट है। ठीक है, अभी यहाँ पर चैट हो रही है, ठीक है, दिख रही है चैट, ये लिखा है टाइप ए न्यू मैसेज। चंद्रशेखर जी दिख रहा है, अनीता जी आपको दिख रहा है? तो जी सर। आप आज की क्लास खोलेंगे, या हमारी जो भी प्रवीण 1 की क्लास है, तो ये यही वाली खोलना जिस क्लास में हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक वाली। इसमें आप ये इसमें जाएंगे तो इंसर्ट, इसके अंदर से जो हमारे कंप्यूटर के अंदर से जो हमने फोटो खींच के रखा है, ये ड्राइव में अपलोड बाय कंप्यूटर जहाँ भी होगा वहाँ से आप निकाल करके इसके अंदर इसको भेज सकेंगे। अभी जो हमने ऐसे कुछ किया है मान लो, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ से ले रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगी। डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो ये 10 अप्रैल का पंचांग भेज रहा हूँ, ये आ जाएगा, ये देखिए, देखो इसके अंदर आ गया। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, आप लोग जब इसको अंदर चैट बॉक्स को खोलेंगे तो आपको 10 अप्रैल का पंचांग दिख जाएगा। तब फिर आपको केवल यहाँ से दबाना है और ये खुल जाएगा, और आपको यहाँ से दिख भी जाएगा कि इसमें क्या आया है क्या भेजा है। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं जी दिख सर। रहा? हाँ, जी सर। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे नमस्ते है, नमस्ते, तो ये आपके पास नमस्ते पहुंच जाएगा। हाय हेलो नमस्ते। अरे अपन लोगों से ज्यादा अच्छे तो होशियार तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, वो है ना, मैडम तो क्लासें लेती रहती है लेकिन वो बगल में चैट करते रहते हैं आपस में। क्यों रूपाली जी, मैं सही कह रहा हूँ? प्रियंका जी? जी गुरुजी, अब मैं ये कह हाँ रही हूँ अपने घर के बच्चों से ही पूछ ले, वो बता देंगे। हाँ, अरे वो मैं देखता था अपने बच्चों को, तो वो पढ़ाई जी तो चलती रहती थी लेकिन साइड में उनकी चैट चलती रहती। मैंने क्या करते रहते, तो बोले कुछ नहीं, वो मेरी फ्रेंड का वो आया था तो मैं उसका आंसर दे रही थी। मैंने कहा बताइए, है हम लोगों को ये फंक्शन नहीं मालूम, वो फंक्शन अब जैसे किसने लिख दिया है, जय गणपति गुरु जी, प्रियंका जी ने लिखा है। तो जी ऐसे आप लिख सकते हैं, आप अपना स्माइल वगैरह दे सकते हैं, बहुत की चीजें इसमें, बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो टीम के अंदर ही सारा काम हो सकता है, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर बाहर करते तो टेलीग्राम में कर लीजिए, जैसे आप उसमें भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, ऐसे टेलीग्राम में भेज दीजिए।
वो मैं केवल इसलिए टेलीग्राम और टीम बोलता हूँ कि मेरी जो है मेमोरी मोबाइल की जो है वो फुल नहीं हो, क्योंकि मोबाइल आजकल हाल भर जाते हैं, फिर वो हैंग होने लगते हैं। और आपकी भी फुल नहीं होगी, आपको भी टेलीग्राम का स्पेस अलग होता है, टीम का स्पेस अलग होता है, वो उसमें चलेगा। ठीक है, देवयानी जी प्रकट हो जाए। जी जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति की। तो हमारी जय देवयानी गणपति जी की गुरुजी। आ चुकी है, और अगली क्लास देवयानी जी की रहेगी, और कल क्लास जैसी यथावत आपकी होती है वो समय 11 बजे आपकी होगी। जय गणपति। देवयानी जी आप क्लास पूरी करने के बाद सर्विस बंद तो कर देना। जी गुरुजी। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की मैम। जय गणपति मैम। आज पिछले बार हमने क्या पढ़ा था? मैम हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ज्योतिष का इतिहास भाग 1। ठीक है, अब जो ज्योतिष का इतिहास भाग 2 है वो हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ मैंने जो बुक्स थी वो पंचांग का पार्ट है, वो आपको सारा एस्ट्रोनॉमी में आप पढ़ चुके हैं या पढ़ लेंगे। ठीक है, तो और बाकी आप मैथ्स में पढ़ लेंगे। तो अब हम आते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो बाकियों से बहुत पीछे है। अगर हमको टाइम मिला तो हम इसको दोबारा से कवर कर लेंगे। आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अध्याय 8, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स जो हैं वो खोल सकते हैं। अध्याय 8 है भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। ठीक है, एक श्लोक से स्टार्ट हुआ है, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। अवतारण्ये निकानि अजस्य परमात्मनः जीवानां कर्म फलतो ग्रह रूपो जनार्दनः। भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं, जिसमें जनार्दन नामक भी एक अवतार है। सुना है नाम जनार्दन अवतार का? जी कभी आप लोगों ने? जी। अर्थात ग्रह भी भगवान का रूप है, और जो जीव को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो ज्योतिष हमारा किस सिद्धांत पे चलता है? ज्योतिष का बेस क्या है? कर्म सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत पे ज्योतिष टिका है। ठीक है, ज्योतिष का बेस कर्म सिद्धांत है, और कर्मों का फल कोई देवी देवता नहीं देते, कोई गॉड नहीं देते, कोई भगवान नहीं देते। कौन देते हैं? ग्रह देते हैं। तो ग्रह क्या हैं? ग्रह जो हैं वो भी दूत का काम करते हैं, वो मैसेंजर होते हैं, वो भगवान के। ठीक है, जो हमारे जो कर्म हम करके आए हैं, हमने जो स्टार्टिंग के लेसन्स थे उनमें पढ़ा था कि कल्प कल्प तक हमको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और जब तक हम कर्म फल नहीं भोग लेते तब तक हमें इस जो संसार रूपी चक्र है उससे मुक्ति मिलना संभव नहीं है। चाहे कितने भी कल्प लग जाएं हमको, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अनेक अनेक जन्म लेके हम उनका कर्म फल भोगेंगे। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। स्वतंत्र संकल्प मतलब हमारे कर्मों के संकल्प, और भाग्य, भाग्य आप जानते हैं। यहाँ पे अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में देखें तो एक बड़ा सा बेसिक डिबेट का ये क्वेश्चन है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। अब इस डिबेट में मैं आप लोगों को शामिल करती हूँ। आप लोगों में से कौन है, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भाग्य बड़ा है, और कौन ये कहता है कि कर्म बड़े हैं? अब आप मुझे बताइए पहले, अपने आप को अनम्यूट करके। कर्म बड़ा है। ठीक है, प्रियंका जी कहती हैं कर्म बड़ा है,
और कर्म बड़ा है मैडम। कर्म बड़ा। कर्म बड़ा है और कर्म बड़ा है। ठीक है। प्रवीण जी आप क्या कहते हैं? उत्कर्ष जी, हेलो, मेरी क्लास चल रही है, बाद में करते हैं। उत्कर्ष जी, प्रवीण जी, रेखा शर्मा जी, आप लोग क्लास में हैं या सिर्फ यस मैम। है ना? ठीक है, तो आप बताइए आप किसको मानते हैं, कर्म या भाग्य? भाग्य मैम। ओके, भाग्य। प्रवीण जी, क्या आप क्लास में हैं या सिर्फ आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है? उत्कर्ष मिश्रा जी, क्या आप क्लास में हैं? चलिए, हेलो मैम। हाँ जी, बताइए क्या कहते हैं आप? कर्म को बड़ा मानते हैं या भाग्य को? आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। कर्म कह रहे हैं मैम। कर्म कह रहे हैं। प्रवीण जी, आप भी कर्म कह रहे हैं? जी मैम। जी, तो हमारे पास 90% वोट्स हैं जो कर्म को बड़ा मानते हैं और हमारे पास 10% हैं जो भाग्य को बड़ा मानते हैं। और ये लेसन जब हम पढ़ चुके होंगे, एट द एंड ऑफ द लेसन आपके जो भी हैं वो आपके व्यूज जो हैं वो बदलने वाले हैं। वो कैसे बदलेंगे ये हम लेसन पढ़ के देखते हैं, ठीक है। अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए एक कोट है शोपेनहावर का। कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करता है उसे पूरा कर सकता है, पर वह व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प नहीं कर सकता। क्या कोई इस कोट का मीनिंग बता सकता है? इसका क्या मतलब है? संकल्प हर कोई कर सकता है लेकिन अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प नहीं कर सकता। इससे क्या 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 मतलब है इसका? मैम कहने का मतलब ये है कि सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, आप जी, किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती संकल्प के द्वारा भी। जी जी, देखिए यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना चाहते हैं शोपेनहावर जी कि हमारी इच्छा पूर्ति कैसे होती है? जब हम किसी चीज का संकल्प करते हैं तभी हमें वो मिलता है। जब तक हम उस चीज के लिए फोकस्ड नहीं होते तब तक हम उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशंस हैं। हर चीज, हमारे शास्त्र हमें ये कहते हैं, हर चीज एक सीमा में बंधी हुई है। हर चीज के लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं। हम अगर इच्छा शक्ति करें, मान लीजिए मैंने इच्छा शक्ति कर ली कि मैं चंद्रमा की गति को कंट्रोल कर लूं और मैंने संकल्प कर लिया और मैंने कर्म करना भी शुरू किया, कर दिया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मैं कितने भी कर्म कर, कितना भी बड़ा, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है पॉसिबल नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली शोपेनहावर जी ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान, नॉट ओनली इंसान, कोई भी जीव है इस ब्रह्मांड में, उसका अस्तित्व क्या है? बहुत छोटा अस्तित्व है और उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। वो कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, फिजिकली कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो है वो बाउंड्री आ जाती है, लिमिटेशंस आ जाते हैं, बंधन आ जाते हैं। उसकी एक तय सीमा है, उस तय सीमा में ही वो कर्म कर सकता है। तो कर्म बड़ा है। कर्म के बिना कोई फल नहीं मिलता, अकर्मण्य को कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपके सामने भोजन की थाली परोसी हुई है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से उसका ग्रास तोड़ के मुंह में नहीं डालते तो थाली में से खाना आपके मुंह में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सदा से भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प के आपसी संबंध में विचार
के बारे में विचार करता आया है। प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति केवल एक असहाय दर्शक की भांति मनुष्य है जो उसके सामने होने वाली घटनाओं को बस देखता रहता है? अगर हम कहें कि भाग्य ही बड़ा है तो क्या होता है कि अगर भाग्य बड़ा है तो हमारे सामने जो भी घटनाएं होती हैं तो हम उनको कुछ बदल नहीं सकते। ठीक है ना रेखा जी? हम क्या कहते हैं, मेरे भाग्य में ही ऐसा है, मैं क्या करूं। और ज्यादातर हम लोगों में से क्या है, हम अपने कर्मों को देखने की बजाय एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज बना लिया है हम लोगों ने। भाग्य को दोष देने लगते हैं। जी, गलतियां जी। करते हैं हम खुद जी, यस, और दोष क्या देते हैं, भाग्य को ये देते हैं। भगवान पता नहीं कैसा है, सुनता ही नहीं है, बहरा हो गया है। ना वो बहरा है, ना वो अंधा है, ना वो गूंगा है, वो बोलता भी है, सुनता भी है और देखता भी है। लेकिन हम जब हमें हमारे ये हम सोचते नहीं है कि हमें जो भी फल मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों के हैं, जरूरी नहीं है। हम क्या कहते हैं, अगर हम सफर कर रहे हैं तो हम कहते हैं मैंने तो इस जन्म में किसी का दुख, किसी का दिल नहीं दुखाया, एक चींटी भी नहीं मारी, मुझे इतना क्यों सफर करना पड़ रहा है। मुझे पुराने प्रारब्ध प्रारब्ध होंगे मेरे कहीं ना कहीं। और जब हम अपनी सोच को ऐसा बना लेते हैं कि अगर मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ रही है तो मेरे ही कर्म हैं ये, आज के नहीं पहले के होंगे, कभी ना कभी के कर्म तो होंगे जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं। तो क्या होता है, जो सफर हम करते हैं उसको बर्दाश्त करना, उसको बियर करना आसान हो जाता है। जब हम, आप ये देखिए, अगर एक बच्चा गिर जाता है, अगर वो अपनी गलती से गिर जाता है तो वो इधर उधर देख के खड़ा होता है और फिर से चल पड़ता है। लेकिन अगर उसे किसी दूसरे बच्चे ने धक्का दे दिया तो वो क्या करता है, जोर जोर से रोता है, चाहे उसको चोट ना भी लगी हो। तो हम अपनी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं। और कलयुग में तो क्या है, जो कर्मों का प्रतिफल है वो बहुत जल्दी मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो किया है वो इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब बहुत ज्यादा कर्मों का लेखा जोखा हो जाता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मिल जाते हैं। तो आगे देखिए कि भाग्य, क्या हम भाग्य के भरोसे बैठे? क्या मनुष्य भाग्य की कठपुतली है, भाग्य जैसा चाहे उसको वो नचाए और वो नाचता रहे? या फिर अपने हिसाब से अपने कर्मों को बदल के वो अपने भाग्य का निर्धारण कर सकता है? एक दो क्वेश्चंस आ गए कि क्या भाग्य के भरोसे बैठ जाएं या अपनी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से कर्म करके हम कुछ हद तक, 100% आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ परसेंट क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? यही ये विवाद का विषय है। अब भाग्य के बारे में देखिए, भाग्य क्या है? क्या भाग्य नाम की कोई चीज है? अब आप कहते हैं कर्म बड़ा है, लेकिन आप ये मानते हैं कि भाग्य भी कुछ है? जी जी जो कर्म प्रधान हैं वो क्या मानते हैं कि भाग्य भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तक भाग्य भी होता है? जो कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग भाग्य बनता है, वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। एग्जैक्टली जो कर्म हम कर रहे हैं, जो कर्म हमने किए हैं, उसी के निर्णय से हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से रिलेटेड कोई भी चीज उस बच्चे के
बस में नहीं होती। अपनी इच्छा से ना तो कोई पेरेंट्स को चूज कर सकता, ना तो घर को, ना समाज को, ना कंट्री को। ठीक है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता? भाग्य पे। अगर आप कर्मों का लेखा जोखा स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आपका जन्म एक अच्छे परिवार में होगा। और यदि वही कर्मों का लेखा जोखा डाउन है तो डाउन परिवार में होगा। आपका जन्म राजा के घर में होगा या भिखारी के घर में, ये निर्धारण आपका भाग्य करता है। और भाग्य किससे बना? आपके पूर्व कर्मों से। अथवा यह केवल एक पर्दा बहाना है? तो भाग्य कोई कुछ है या सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सक्यूज है जो कि गलत कर्म करते हैं? आपने मान लीजिए किसी ने भी कोई क्राइम किया और उसका क्या कह दिया, ये मेरे भाग्य में होगा तो मैंने किया, मैंने अपने आप थोड़ी किया, भाग्य ने करवाया। मैंने चोरी की, मेरे भाग्य में था चोरी करना तो मैंने कर ली। या फिर कर्म ही नहीं करेंगे और फिर कहेंगे मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मेरी किस्मत खराब थी, मैं तो फेल हो गया। पूरे साल एक छात्र पढ़ाई नहीं करता, किताबों को टच नहीं करता, आखिर में कहता है अरे मेरी किस्मत खराब थी तो मैं फेल हो गया। तो इस तरह से भाग्य को दोष कौन ठहराते हैं? जो कर्महीन होते हैं, कर्म करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और या फिर जो गलत कर्म करते हैं। आप देखिए, अच्छे और बुरे कर्म के बीच में जो एक, मान लीजिए ये एक समुद्र है, इस तरफ अच्छाई का समुद्र है, दूसरी तरफ बुराई का समुद्र है, और एक पतली सी दीवार जो है उनके बीच में है। इंसान उस दीवार के ऊपर चल रहा है, बहुत पतली दीवार है, बैलेंस उखड़ता है, अच्छे की तरफ झुकता है, और कभी बैलेंस बिगड़ता है तो बुरे की तरफ झुकता है। और जब वो इनमें बैलेंस कर लेता है तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार देता है। और जहां उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो डूब जाता है। अच्छाई के समुद्र में डूबने वाले तो कम ही होते हैं, क्योंकि उसका एज बहुत स्लिपरी होता है, और बुराई का बहुत एज स्लिपरी होता है, तो बुराई के समंदर में जल्दी से गिर जाते हैं। तो ये जो एक निर्धारण है, बहुत सबसे मुश्किल काम है। इस पे अगर हमारा कंट्रोल हो गया तो आगे हमें अपना भाग्य बनाने में, कर्मों को निर्धारण करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, नियत कार्य तथा जीवन, यह ब्रह्मांड अदृश्य रूप से उलझाने वाले ढंग से पर बहुत सावधानी से चलाया जा रहा चक्र है। अब हम कहते हैं ठीक है, कर्म हम चुने या भाग्य हम चुने, कौन बताएगा हमें? या फिर किस तरह से हम कर्म करें, उनको चूज कैसे करें, उनको उन निर्णय कैसे करें कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए? तो ये ब्रह्मांड जो है हमें प्रकृति देता है, ऐसी प्रवृत्ति देता है और दृष्टिकोण देता है। इस ब्रह्मांड में ये पहले ही निर्धारित है। इसको हम भाग्य का लेखा जोखा कहते हैं। जो कर्म हमें करने हैं, जिन कर्मों के लिए हमारा जन्म हुआ है, उसका निर्धारण पहले हो चुका है। और वो किस तरह से हुआ है? हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ज्योतिष का क्या रोल है, ज्योतिष शास्त्र का क्या रोल है? एक तरफ भाग्य है, एक तरफ कर्म है। भाग्य ने हमें कर्म की तरफ जाने की का दृष्टिकोण दिया, हम उस कर्म पे चल पड़े, या तो हम उस कर्म पे चल पड़े या हमने उसको कर्म छोड़ दिए। तो ज्योतिष शास्त्र हमें ये बताता है कि हमारे जो कर्म हैं कौन से हैं, उनका निर्धारण
किस तरह से भाग्य ने किया है। ज्योतिष बताता है हमें किस दिशा में जाना चाहिए और कितनी क्षमता है हमें, किस सीमा तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों की भी एक तय सीमा है। हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, हमारी शक्तियां बहुत सीमित हैं। तो हमें उन शक्तियों का उपयोग करके किस दिशा में अपनी क्षमता का उपयोग करना है, कब करना है, किस सीमा तक करना है, इसका निर्धारण करने में ज्योतिष शास्त्र हमारी मदद करता है। तो अब कुछ आपको क्लियर हुआ कि जन्म, कर्म और ज्योतिष शास्त्र किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं दूं। उड़ती हुई पतंग आपने देखी है, सभी ने देखी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उड़ाई भी होगी, ठीक है ना। अब आपने देखा कि जो पतंग है डोर से उड़ रही है, और वो जो डोर है, जो एक गुली होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते, जिसमें लपेटते हैं बेलन जैसा, फिरकी, यस, उसमें सारी डोर है, ठीक है। अब डोर को आपने खुली छुट्टी दे दी तो पतंग ऊंचाइयां छूटे पहुंच गई, लेकिन कितनी ऊंचाई तक जाएगी पतंग? जितनी डोर आप खोलेंगे, ठीक है। तो यही भाग्य का रोल है। जो ये फिरकी है जिसमें डोर लपेटी गई है, वो भाग्य है। डोर जितनी भाग्य ने खोली है, पतंग को मिली है, वो जो है भाग्य की सीमा है, आपके कर्मों की सीमा है। उतनी ही ऊंचाई तक आपको डोर जाने देगी जहां तक आपके कर्म है। आपको कर्म वहीं तक ले जाएंगे जहां तक कि आपकी सीमा जो रेखा है वो तय है। उसके ऊपर ऊंचाई में आपको पतंग को ले जाने की इजाजत आपको नहीं होगी। तो भाग्य ने क्या किया? एक डोर से आपको खुली छुट्टी दे दी, लेकिन एक सीमा में बांध लिया। अगर आपने वो सीमा तोड़ी तो क्या होगा? अच्छी तरह आप अंजाम जानते हैं, पतंग जो है वो मुंह के बल नीचे गिर जाएगी। तो कर्म तो हमें करने हैं, लेकिन अपनी सीमा में रह के। यही भाग्य और कर्मों में संबंध है। भाग्य दिशा देता है, भाग्य दृष्टिकोण देता है, भाग्य प्रकृति देता है, भाग्य प्रवृत्ति देता है, और उस एज पे लाके छोड़ देता है। अब आपके उस किनारे पे भाग्य ने छोड़ दिया, आपको इतनी सारी चीजें दे दी, डोर की फिरकी दे दी, उसमें डोर है जितनी मर्जी। अब जो ये आप डोर खोलेंगे, ये आपके कर्म है। अब आपके कर्म और संकल्प शक्ति है, आप कितने कर्म करते हैं, कौन से करते हैं, कितनी क्षमता तक करते हैं, किस सीमा तक करते हैं, ये हो गए आपके कर्म। तो अब आप समझ गए कि क्या भाग्य और कर्म में रिलेशन है। जी। और भाग्य और कर्म में जो रिलेशन है, ज्योतिष हमें वो बताता है। ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि जो ये फिरकी में डोर है, ये कितनी है, हवा का डायरेक्शन क्या है जिसमें के अनुरूप आप उस डोर को खोलें, किस ऊंचाई तक आप खोलें और कब खोलें, ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो इन तीनों का ये रिलेशन है। अब देखिए ज्योतिष क्या बताता है। जन्म को तो हमने देख लिया कि भी भाग्य निर्धारण करता है जन्म का।
घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी। यदि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निश्चित ना हो तो कोई भी ज्योतिषी उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो ये जो आगे आने वाली घटनाएं हैं ये भी भाग्य ही निर्धारित करता है हमारे पिछले कर्मों के बेस पे। जो कर्म हम अपने करके आए हैं उनके प्रतिफल के रूप में आने वाली घटनाएं भाग्य निर्धारित करता है, और उन घटनाओं की जानकारी ज्योतिष शास्त्र हमें प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र हमें मदद करता है, हेल्प करता है वो चूज करने में, हमारी प्रवृत्ति को बताता है। ज्योतिष शास्त्र हमारी प्रकृति को बताता है, जो कि हम आसानी से कई बार पहचान नहीं पाते हैं। हमारे दृष्टिकोण को बताता है। अगर हमारा नजरिया ही गलत होगा तो हम अच्छे कर्म कैसे करेंगे। और भाग्य क्या है, बैलेंस रखता है इस पृथ्वी पर अच्छाई और बुराई में। तो उस अच्छाई और बुराई के बैलेंस के रूप में ही अब कहा जाता है कि अगर दुनिया में अच्छाई ही रखनी है तो भाग्य बुराई देता क्यों है। अगर भाग्य बुराई की तरफ नहीं झुकाएगा तो ये बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, और जो ये एक जजमेंट है वो कहाँ जाएगा। जो गलतियां हम करके आए हैं उनके प्रतिफल कहाँ जाएंगे। आगे देखिए, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तार तमस्य तमेकम वेद सम विना। अर्थात जिन व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है वे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का केवल इशारा कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था नक्षत्र सूचक के बारे में, यहाँ भी कुछ वही इशारा है। कई बार क्या होता है कि जो ज्योतिषी होते हैं उनको बहुत अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो मैंने कह दिया उसको कोई काट नहीं सकता, वो तो होना ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिषी क्या कर सकता है, आपके जीवन में आने वाली, जातक के जीवन में आने वाली घटनाओं को सिर्फ एक इशारा दे सकता है, आपके जीवन में फला टाइम पे ये हो सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी कभी भी ये नहीं कहता अपने जातक से कि तुम्हारे जीवन में ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अश्वमेव रूप से क्या होगा। ये सिवाय ब्रह्मा के, ब्रह्मा ही जानते हैं इस सृष्टि में आगे होने वाला क्या है। हम जो मनुष्य हैं हमारी इतनी क्षमता नहीं है। हम तो उस शास्त्र के माध्यम से सिर्फ एक इशारा कर सकते हैं, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये हो सकता है। और जो ज्योतिषी ये कहते हैं मैंने कह दिया, किसी की कोई ताकत नहीं है जो इसको होने से रोक ले, वो सही नहीं है। आपको मानना होगा कोई शक्ति ऐसी है जो मनुष्यों के जीवन को राह बताती है और मनुष्य को उस पर चलना ही होता है। अगर हमें ज्योतिष का ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ जीत लिया। कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है और हमें उस शक्ति के अनुरूप ही चलना होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में एक बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाकर यह कहा जाता है कि यह शक्ति है कर्म। हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल के कर्मों पर आधारित है और हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पे। हमारा वर्तमान, आज जो हम जिंदगी में भोग रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, जो भी है, वो किसके प्रतिफल में भोग रहे हैं? जो कर्म हम पहले करके आए हैं। और आज हम जो कर्म कर रहे हैं भविष्य में वो हमारा भाग्य बनने जा रहा है।
तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है, कुछ हद तक मुट्ठी में है, लेकिन एक सीमा में ही मुट्ठी में है। उसके आगे आपकी क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं। अब हम स्वतंत्र संकल्प अथवा इच्छा शक्ति के बारे में विचार करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म से बच नहीं सकता, उसे हर समय कर्म करते, मनुष्य ही क्यों, हर जीव। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी जीव को देख लें, कुछ ना कुछ वो कर्म करता है। मनुष्य के पास भगवान ने एक बहुत बड़ी बुद्धिमता दी है, बुद्धि दी है कि वो अपने कर्मों का चुनाव कर सकता है, लेकिन बाकी जीवों के पास इतनी बुद्धिमता नहीं है कि वो अपने कर्मों का चुनाव कर सकें। या तो वो भगवान के द्वारा निर्धारित कर्म करते हैं, या फिर मनुष्य के द्वारा, मनुष्य ने उसको दास बना लिया, वो उनके द्वारा निर्धारित कर्म करते हैं। पर कोई मनुष्य क्या कर्म करे, यह बात निश्चित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। जैसे कि अभी हमने बात की, भाग्य ने एक दरवाजे पे लाके छोड़ दिया, जन्म दिया, उसका निर्धारण भाग्य ने किया। जन्म के बाद आपको क्षमता दी, आपको प्रकृति दी, प्रवृत्ति दी, दृष्टिकोण दिया, ये कर्म करने की तरफ एक इशारा कर दिया कि भाई इस दिशा में जाओ, यहाँ जाके कर्म करो और अपने आने वाले भाग्य का निर्धारण करो। भाग्य ने उस दरवाजे पे लाके आपको छोड़ दिया। अब उस दरवाजे के बाद आपकी संकल्प शक्ति शुरू होती है। अब दिशा तो भाग्य ने दिखा दी, अब उस दिशा का निर्धारण करके कर्म जो आप करते हैं वो आपके बस में है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कर्म ही बड़े हैं या भाग्य ही बड़े हैं। दोनों का अपना अपना रोल है। भाग्य कर्मों का निर्धारण करता है और कर्म भाग्य का, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक परिस्थिति पे आके भाग्य ने छोड़ दिया कि जाओ अब तुम्हें खुली छुट्टी है, आगे आने वाले भाग्य का निर्धारण खुद करो, आगे आने वाला भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में है। तब हमारी मुट्ठी में भाग्य होता है और तब हम निर्धारण कर सकते हैं कि हम क्या चुने। आगे आने वाली जो हमारे अगले जन्म है या आगे की जिंदगी है, उसमें हम सुख चुने या दुख चुने, ये हमारे खुद के बस में है। अब देखिए, यहाँ प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के बारे में स्वतंत्र रहता हुआ भी किसी न किसी सीमा में बंधा रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह ब्रह्मांड बहुत पेचीदा ढंग से, बहुत सावधानी से चलाया जा रहा चक्र है और प्रत्येक मनुष्य को विशिष्ट कार्य सौंपा गया। हर, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव को कुछ ना कुछ विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। जो बाकी के जीव हैं वो बिना विचार किए, बिना बहस किए अपने कार्य में लग जाते हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो तर्क वितर्क करने में ज्यादा समय लगाता है। मैं क्यों करूं, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। आपने चींटी को देखा है कभी? जब चींटी एक चीनी का दाना लेके चलती है, वो दूसरी चींटी से के लिए ये नहीं कहती कि ये क्यों नहीं उठा रही, मैं क्यों उठाऊं। तो हर जीव जो है अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। अन्य व्यक्तियों के कार्यकलापों की सीमा से बंधे रहते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, वो सीमा कहाँ तक है, जहाँ तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। हमारी सीमा एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक समाज से बंधी होती है। हमारे कर्मों की सीमा उससे बाहर नहीं जा सकती और हमें
एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए हमें किसी न किसी सीमा में बंधे रहना पड़ता है। इन परिस्थितियों में ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता अनुभव होती है और यह शास्त्र भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प के उस पेचीदे संबंध के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। भाग्य और स्वतंत्र संकल्प, किस सीमा तक हम संकल्प कर सकते हैं कर्मों को करने का, ये ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है। मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं कहां तक कर्म करके अपने भाग्य का निर्धारण करूं, ये ज्योतिष शास्त्र बताने में मदद करता है। आप देखिए, एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है बुक में। मान लीजिए एक गाय को एक रस्सी द्वारा खूंटे से बांध दिया गया है। यहां पर वह खूंटा क्या है, भाग्य का रूप है। देखा होगा ना, गाय को एक खूंटे से बांधा और उसकी रस्सी जो है लंबी करके छोड़ दी। गाय इस खूंटे का कुछ भी नहीं कर सकती। यहां रस्सी स्वतंत्र संकल्प इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, जो खूंटे से गाय को बांधा गया है, गाय के बस में नहीं है कि उस खूंटे से कहीं और चली जाए। लेकिन जो रस्सी है वो स्वतंत्र गाय की इच्छा शक्ति। कैसे है, अब जो खूंटा है उस खूंटे के चारों तरफ एक डायमीटर में गाय घूम सकती है। ठीक है, उतनी स्वतंत्रता उसको मिल गई है कि वो उतने एरिया में आराम से घूम ले। अब ये गाय के ऊपर है कि वो कितना एरिया चूज करे। वो एक ही डायरेक्शन में घूम के वापस आ जाए या पूरा सर्कल पूरा कर ले। इतनी क्षमता उसके पास है कि वो एक सर्कल को पूरा कर सकती है। लेकिन उसे ये रियलाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि मेरे पास इतना घूमने की स्वतंत्रता है, इसके बाहर मैं नहीं जा सकती खूंटे से। और दूसरी, अब उस सर्कल में हो सकता है कहीं गड्ढा भी हो। अब ये गाय के ऊपर है कि वो उस गड्ढे से बच के निकल जाए या उस गड्ढे में गिर जाए। तो यही जो है मानव जीवन का भी रूप है। भाग्य हमारा खूंटा जो है वो हमारा भाग्य है। जो रस्सी प्रदान की गई है वो हमारे कर्म हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी जो क्षमता हमें दी गई है, वो रस्सी जो है हमारी क्षमता बताती है, हमें कितनी क्षमता दी गई है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस क्षमता को कितना पहचानते हैं। हम पूरा सर्कल लेते हैं या फिर एक उस खूंटे से एक तरफ जाते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते हैं। उस खूंटे से एक ही डायरेक्शन में वहां तक किनारे तक गए जहां तक रस्सी हमें ले गई, फिर वापस उस खूंटे तक आ गए। तो अगर हम एक ही डायरेक्शन में आके वापस आते हैं तो हमारा जो वर्क एरिया वो कितना सीमित हो गया। और अगर हम पूरा सर्कल लगाते हैं तो वही कितना ब्रॉड हो गया। अब वो जो गड्ढा है वो क्या है, हमारे अनैतिक कर्म। अनैतिक कर्म जो है वो बीच में खड़े हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी क्षमता के ऊपर है कि हम उनको बच के उनसे निकल जाएं या उनमें कूद जाएं। तो ये है भाग्य और कर्म का संबंध और ज्योतिष शास्त्र का उससे रिलेशन। तो ये आपको समझ आ गया? जी इसमें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे लगता है मैंने जैसा कहा था कि हमारे क्लास के एंड तक आप लोगों के व्यूज चेंज हो जाएंगे। अब आपके व्यूज क्या कहते हैं मुझे बताइए। अब आप किसको बड़ा मानते हैं, किसको प्रधान मानते हैं, भाग्य को या कर्म को? दोनों एक दूसरे पर आते दोनों ये प्रारब्ध की कर्म है। बिल्कुल।
भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य के बिना कर्म नहीं कर सकते, कर्म के बिना भाग्य नहीं बन सकता। क्लियर है? और जी। किस तरह से कर्म करने हैं जिससे कि हमारा भाग्य अच्छा बने, वो हमें ज्योतिष शास्त्र दिशा निर्धारण करने में ज्योतिष शास्त्र हमें मदद देता है। तो तीनों का आपस में क्या संबंध है, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। Yes, ma'am. कर्म अब किस तरह के होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सर्वे भवंतु करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी अनम्यूट करके सर्वे भवंतु बोलेंगे, ठीक है? जी मैम। तो ठीक है, आप लोग सभी अनम्यूट करिए अपने आप को और स्टार्ट करिए। आप ही सर्वे स्टार्ट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की मैम। जय गणपति। और इसको एक बार अच्छे से पढ़िए लेसन को। वैसे ही ये जो सामान्य ज्योतिष है ना, इसको आप इस नजरिए से मत पढ़िए कि आपके सिलेबस में है। ये वैसे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप इसको पढ़ना शुरू करें तो मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कि और ज्यादा नॉलेज अलग अलग सोर्सेज से एक्वायर की जाए और ज्यादा इसके बारे में पढ़ा जाए। तो एक बहुत छोटी सी, बेशक दिखने में बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें भी सफिशिएंट ज्ञान है। इसको अच्छे से पढ़िए और विचार करिए इस पे। ये जो बुक है आपकी, ये आत्म मंथन करने के लिए है। और ज्योतिष शास्त्र को अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहला कदम आत्म मंथन का ही होता है। सिर्फ एक आप प्रोफेशनल ज्योतिषी मत बनिए, आप उस लेवल तक नॉलेज एक्वायर करिए। उसके बाद जो ये जो ज्ञान है ना, वो अपने आप आता है, अपने आप आएगा आप में। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तब तक पढ़ने के इतने हैबिचुअल हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार। जय गणपति मैम। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की।